हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 2 देख रहे थे। चैप्टर 2 का हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल में जाके देखिएगा, इसका और भी जो पीछे का पार्ट्स है वो सारा अपलोडेड है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, उन कारणों का उल्लेख करें जिसके कारण 6ठी ईसा पूर्व में मगध सबसे महाशक्तिशाली जनपद बन गया। आज भारत में टोटल कितना राज्य है? 28 राज्य है। प्राचीन काल में राज्य नहीं महाजनपद चला करता था, और प्राचीन काल में जो भारत में था वो टोटल 16 महाजनपद हुआ करता था, 16। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे ताकतवर महाजनपद था वो था आपका मगध। ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जनपद था आपका। तो आखिर मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था, उस रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया। देखिए, मगध में जो है ना वो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो सबसे शुरुआत का जो वंश था वो था आपका बृहद्रथ का वंश। यही बृहद्रथ है जो मगध का स्थापना किया था। ये बृहद्रथ था, इसके पुत्र का नाम था जरासंध। अब ये जरासंध कौन है? अब भगवान श्री कृष्ण का जब आप श्री कृष्ण देखे होंगे तो उसमें जरासंध और श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था, और जरासंध जो है वो बार बार जाकर के मथुरा पे अटैक कर देता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या किए, अपना राज्य उठा करके द्वारिका ले गए थे। ये वही जरासंध है जो श्री कृष्ण में दिखाया गया है। तो जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहद्रथ था, और यही बृहद्रथ है जो मगध का स्थापना किया था। तो मगध यहां से शुरू हुआ है। जरासंध के बाद कई सारे राजा बने, कमजोर राजा था, हट गया। लेकिन फाइनली जो मगध में जो आता है सबसे ताकतवर जरासंध के बाद वो था आपका बिंबिसार। बीच में छोटे मोटे कई सारे राजा है, लेकिन कोई सब कमजोर था, दुर्बल था, टिक नहीं पाया। फाइनली मगध को जो खड़ा किया था ना वो बिंबिसार था। मगध को जो वापस से बड़ा किया था, डेवलप किया था, उसको ताकतवर बनाया था, उसमें बिंबिसार का अहम योगदान है। अगर मगध साम्राज्य का स्थापना का बात किया जाए तो हम लोग बिंबिसार भी पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। लेकिन सबसे पहले जो स्टार्टिंग में था वो बृहद्रथ था। बिंबिसार बाद में आया था जो मगध को खड़ा किया था और ताकतवर बनाया था। तो आखिर मगध शक्तिशाली क्यों बन गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। मगध के शक्तिशाली होने के निम्न कारण थे। पहला कारण क्या है देखते हैं हम लोग। पहला कारण था उपजाऊ भूमि। मगध कहाँ था? ये पटना, अभी जो आपका बिहार है, पटना है, वहीं पर मगध था। और बिहार और पटना का जो भूमि है वो आपका नॉर्थर्न प्लेन में आता है, यानी समतल मैदान में आता है। और समतल मैदान में क्या होता है? खेती ज़्यादा होता है, नदियों का आगमन ज़्यादा रहता है, और जहाँ पे नदी ज़्यादा रहेगा वहाँ पे क्या होगा? जल भी अधिक होगा, और नदी अपने साथ क्या करता है? उपजाऊ मिट्टी को भी साथ लेकर के आता है। इसलिए मगध का जो जमीन था उपजाऊ जमीन था। अब उपजाऊ जमीन होने के कारण देखिए यहाँ पे लिखे भी हम लोग कि मगध का साम्राज्य गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। मगध जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित था, तो यहाँ का मिट्टी क्या था? बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता था। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो फसल अत्यधिक होगा, अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो फसल नहीं होता है। तो फसलों का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण यहाँ पे कृषि बहुत अच्छा होता था। और प्राचीन काल में किसी भी राजा हो या कोई भी बड़ा सा साम्राज्य हो, उसका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता था वो कृषि ही हुआ करता था। अब मगध में क्या है? कृषि बहुत बढ़िया हो रहा है। स्टार्टिंग में अर्थव्यवस्था का एक ही आधार था, कृषि था। आज भी भारत का 60% जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर ही निर्भर है। आज भी भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर ही निर्भर है, और प्राचीन काल में तो कृषि मेन तो ये था। तो मगध में कृषि क्या पूरा होता है। अब अच्छा कृषि होगा तो क्या होगा? आर्थिक रूप से मगध शक्तिशाली राज्य बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था अच्छा है तो शक्तिशाली राज्य आराम से बन जाएगा। आज भी आप देख लीजिए जिन कंट्रियों का इकोनॉमी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, वो कंट्री क्या होता है? ज़्यादा ताकतवर होता है। जैसे सबसे बड़ा इकोनॉमी किसका? अमेरिका का था। सबसे ताकतवर कौन है? अमेरिका ही है। ऐसे मगध आर्थिक रूप से बड़ा शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ जमीन क्या था? बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संपदा। मगध में प्राकृतिक संपदा का कोई कमी नहीं था। पुराने जमाने में जितना भी हथियार होता था ना, सब लोहा का बनता था, और मगध में लोहा का कोई कमी था नहीं। मगध में लोहा का बड़ा बड़ा खान था जिससे लोहा प्राप्त किया जाता था, और उसी लोहा से जो भी हथियार बनता था, या उद्योग धंधा में जो मशीनें बनाया जाता था, या कृषि के लिए जो औजार बनाया जाता था, वो सारा का सारा लोहा से ही बनता था।
और मगध में लोहा होने के कारण इन सब चीजों का कोई भी कमी नहीं था। अब जिस राज्य के पास ज्यादा हथियार होगा वो राज्य ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि युद्ध तो हथियार से ही लड़ा जाता है ना। आज भी आप देख लीजिए, जिस कंट्री के पास ज्यादा वेपन्स है वो कंट्री ज्यादा पावरफुल है। तो लोहा का उस वक्त सारा हथियार होता था और मगध में लोहा का कोई कमी नहीं था, इसलिए मगध जो है वो ताकतवर था, इसलिए मगध ताकतवर बनता भी चला जा रहा था। तीसरा है महत्वाकांक्षी शासक। मगध में जो भी राजा था ना, महत्वाकांक्षी राजा था, यानी हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार के बारे में सोचता था, कैसे अपने राज्य को बढ़ाया। जितना भी राजा बना है, अभी हम बता ही रहे थे कि स्टार्टिंग में जो यहाँ का राजा था वो कौन था, वृद्धरथ था, उसके बाद बना जरासंध, फिर कई सारा छोटा छोटा राजा आया, उसके बारे में लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फाइनली जो मगध का उत्थान किया था वो बिंबिसार ही किया था। तो बिंबिसार क्या किया था, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ के जो भी राजा थे बड़ा महत्वाकांक्षी थे, अपने राज्य के विस्तार के लिए ये अनेक नीतियों को अपनाते थे, कई सारा नीति को बनाता था। जैसे बिंबिसार क्या किया था, अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमारियों से विवाह किया था। किस लिए, ताकि आसपास का जितना भी देश है वो हम पे आक्रमण ना करे, सभी देशों के साथ अच्छा संबंध बन जाए और बदले में कुछ देश भी मिल जाए, अपना सीमा भी सुरक्षित हो जाए, अपना राज्य भी विस्तार हो जाए। ये क्या किया था, कौशल के राजकुमारी से, अवंती के राजकुमारी से विवाह किया था, और विवाह करने के कारण क्या हुआ था, इसका राज्य जो है वो बड़ा हो गया था, फैल गया था। तो यहाँ के जितने भी राजा थे वो कैसे थे, महत्वाकांक्षी थे। अगला पॉइंट है आपका अनुकूल भौगोलिक स्थिति। बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर राज्य अच्छा जगह पे स्थित हो, थोड़ी ऊंचा वाला जगह पे स्थित हो ना, थोड़ा ऊंचाई पर हो, तो दुश्मन अगर कोई अटैक करने आता है तो पहले ही पता चल जाता है। जैसे कारगिल में पाकिस्तान वाला जब ऊपर चोटी को कब्जा कर लिया था, तो हमने कितना मुश्किल हुआ था उससे वापस लेने में, कितना युद्ध हुआ था, कितना सैनिक मारा गया था। तो मगध पहले ही से ऊंचा वाला प्लेस पर स्थित था, पहाड़ियों पर स्थित था मगध। तो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण कोई भी दुश्मन उस पर अटैक करने का सोच ही नहीं सकता है। ऐसे ही चढ़ते चढ़ते अगर हालत खराब हो जाता है और चढ़ता भी तो ऊपर से पकड़ा जाता, तो वहीं से ऊपर से क्या किया जाता, उसको मार दिया जाता, भगा दिया जाता। इसलिए इसको ये और फायदा हो रहा था, ये भी फायदा हो रहा था इसको। अनुकूल भौगोलिक स्थिति। पहले तो मगध का राजधानी कहाँ था, राजगीर। आप जानते हैं कि राजगीर के चारों तरफ क्या है, पहाड़ी ही पहाड़ी है। इसके बाद इसका जो राजधानी बन गया बाद में पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे है, अब उपजाऊ जमीन है, तो ये भी फायदा हो रहा है। उपजाऊ जमीन होने से क्या होता है, अच्छा फसल होता है, और पहाड़ी इलाका रहने से जल्दी दुश्मन होकर पर अटैक नहीं करता है, सोचता भी नहीं अटैक करने का, जा ही नहीं पाएगा तो अटैक कौन सी करेगा। तो ये था रीजन, 4 रीजन का हम यहाँ पे बात किए थे, जिससे पता चलता है कि मगध इतना ज्यादा ताकतवर क्यों था। ये जो था हम लोग मगध के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग का पूरा मगध साम्राज्य खत्म हो गया है। मगध के बाद अगला राजा जो भारत में चलता है वो चलता है गुप्त साम्राज्य का। इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य के टाइम में ही भारत पे, पूरा भारत पे जो गुप्ता के राजा हुआ करते थे, ये क्या करते थे, पूरा भारत में शासन किया करते थे। भारत नहीं, भारत उपमहाद्वीप में, पूरा भारत उपमहाद्वीप का जो राजा था वो गुप्ता लोग थे। यानी पूरा इंडिया का राजा गुप्ता के लोग बन गए थे। गुप्ता के जितने भी शासक थे, गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक थे, ये शासक बड़े ताकतवर थे। इन्होंने क्या किया है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया है। इसका स्थापना कौन किया था, देखिए इसका स्थापना सबसे पहले किया था श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त। इन दोनों ने क्या किया था, गुप्त साम्राज्य का स्थापना किया था। स्थापना इन्होंने ही किया था, यानी ये संस्थापक के रूप में आ गए। गुप्त साम्राज्य का जो काल है, इसको जो है ना स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। एक तो पहले पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पर इन लोगों ने शासन किया, दूसरा इनके काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि जितना भी आर्ट का, कल्चर का, लिटरेचर का, यानी साहित्य के, कला के बारे में, स्थापत्य के बारे में, जितना भी ये सब ज्ञान विज्ञान जो फैला है, ये सारा गुप्त काल में ही फैला है। किताबों का रचना, अलग अलग उपनिषदों का रचना, जगह जगह पे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाना, बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाना, जनता को एकदम खुशहाल रखना, पूरा राज्य को अच्छे तरीके से विस्तार करना, डेवलप करना, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना, ये सब काम ना गुप्त साम्राज्य में हुआ था। इसीलिए गुप्त काल को हम लोग जो है वो गोल्डन एज कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। तो सबसे पहले स्थापना किया श्री राम गुप्त और घटोत्कच गुप्त। इसके बाद अगला राजा बना चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए ये जो था ना बड़ा शक्तिशाली राजा था, बहुत शक्तिशाली। आपको बता दें कि स्टार्टिंग में गुप्त साम्राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में ही था, पूरा फैला हुआ नहीं था।
चंद्रगुप्त प्रथम क्या किया, लिच्छवियों का साम्राज्य चला करता था, उससे विवाह किया और यहीं से अपने राज्य को बढ़ाना शुरू किया। सबसे ताकतवर राजा था ये, शक्तिशाली राजा था ये, अपने राज्य को पूरा बढ़ाया था। इसके बाद अगला राजा बना था समुद्रगुप्त, जो आज तक कोई नहीं किया वो समुद्रगुप्त किया था। इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। आप नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे ना, यूरोप पे, जो पूरा यूरोप को एकीकृत कर दिया था। तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद जो अगला राजा बनता है उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद अगला शासक है आपका कुमारगुप्त प्रथम, और जो इसका सबसे अंतिम और ताकतवर शासक था वो स्कंदगुप्त था। इसके बाद भी कई सारे राजा थे, स्कंदगुप्त के बाद भी कई सारे राजा थे, छोटे छोटे राजा थे। इनका शासन 100 वर्ष से भी अधिक चला था। बाद में कई सारे छोटे छोटे राज्यों में ये बट गया, कई सारा छोटा छोटा राज हुआ, लेकिन जो ताकतवर शासक था वो स्कंदगुप्त तक ही था। स्टार्टिंग श्री राम गुप्त से हुआ है। इसको सबसे ज्यादा ताकतवर कौन बनाया है गुप्त साम्राज्य को? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। बाद के जितने भी राजा थे वे सारे ताकतवर ही थे, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो राज था वो धीरे धीरे छोटा हिस्सा में टूटने लगा, कमजोर होने लगा, और कोई भी ताकतवर शासक इनके जैसा नहीं था। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्त साम्राज्य के ऊपर और चर्चा करेंगे।